अच्छा स्टूडेंट्स, हम जो हैं वो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर का टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं। स्फेरिकल मिरर मिरर बेसिकली किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो कि मेनली रिफ्लेक्शन का फिनोमेना परफॉर्म कराए, यानी कि उसकी सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो और वो रेस को रिफ्लेक्ट बैक करा दे। अब अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं, लेट सपोज कि ये मेरे पास एक लाइन है, यानी कि एक ग्लास की शीट ली है मैंने, और उसके बैक एंड के ऊपर मैंने क्या किया है, यहाँ पर सिल्वर्ड मटेरियल जैसे होता है ना, सिल्वर, वैसे तो सिल्वर नाइट्रेट भी लिया जाता है। आप क्या करें, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट अगर आप लें, आपने क्या लेना है, सिल्वर मटेरियल, यानी कि केमिकल लें सिल्वर, जिस तरीके से मरकरी होता है, पारा जैसे होता है सिल्वर्ड, वो हम क्या करते हैं, वो इसके बैक साइड के ऊपर ना यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, इसके बैक साइड के ऊपर। जब आप इसको सिल्वर करेंगे तो इसका फ्रंट एंड जो होगा वो आपके पास सरफेस कहलाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग, या फिर हम क्या कहेंगे इसे, सिल्वर्ड, सिल्वर्ड सरफेस कहलाएगी, जिससे रेज यानी कि रिफ्लेक्शन इसके फ्रंट एंड से परफॉर्म होगी, इस तरफ से परफॉर्म होगी। जबकि बैक एंड से हम रिफ्लेक्शन नहीं कराना है, यहाँ पे हमने जस्ट मटेरियल को अप्लाई किया है, और इसको, अब जाहिर बात है कि मैं मटेरियल अप्लाई करके छोड़ दूँ तो इस पर जब हाथ लगता रहेगा तो आप जानते हैं कि ये जो सिल्वर मटेरियल या केमिकल है ये हट जाएगा यहाँ से। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कोट कर देते हैं, यानी कि कोटेड होता है ये, इसको ऊपर से कोई कलर कर दिया जाता है या कोट कर दिया जाता है ताकि ये झड़े नहीं, यहाँ से निकल के ख़राब ना हो। तो इस तरीके से हम जो है वो क्या चीज़ फॉर्म कर पाते हैं, मिरर। और इस मिरर को हम कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी सरफेस जो है वो स्ट्रेट है, प्लेन है, सीधी है बिल्कुल। अच्छा, अब प्लेन मिरर के बाद हम बात करेंगे कौन से मिरर की, स्फेरिकल मिरर। देखिए, स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप पहले कंसीडर करें, अपने जहन में सोचें एक स्फेयर, ऐसे गोल। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि मैं इस स्फेयर को सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करके ना इसको थोड़ा सा मैं साइज़ में बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये ना बेहतर तरीके से समझ में आ सके। अब ये मेरे पास स्फेयर है। अब इस स्फेयर को अगर आप देखते हैं, ये जो स्फेयर आपके पास बना है, समझिए कि ये एक तरीके का फुटबॉल है। फुटबॉल कैसी है, ये ग्लास फुटबॉल है, ग्लास की बनी हुई फुटबॉल है। तो इस ग्लास की बनी हुई फुटबॉल में से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक छोटा सा सर्कुलर पैच, एक टुकड़ा काट के अलग कर लेता हूँ। जब मैं पैच काट के अलग करूँगा तो बताइए, इसके अंदर से कटा हुआ पैच ऐसा होगा। अब ये पैच, अगर मैं इस पैच को, अगर आपने ऐसे काट के अलग कर लिया और ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस पे अगर मैं इसको लेफ़्ट या राइट साइड पे यूँ रोटेट करूँ तो आप देखेंगे कि ये रोटेट करके इसकी रोटेशन जो होगी वो आपको ऐसे लगेगी जैसे कि ये ए इस फॉर्म में आ गया, यानी कि जब आप इसे रोटेट कराएंगे तो ये आपको ऐसे कर्व फॉर्म में रोटेट होके मिलने लगेगा। ठीक है, यानी कि जब आप इसे फ्रंट से देखते हैं तो आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा होगा। जब जब आप इसे रोटेट करा देंगे किसी भी एक डायरेक्शन में, जब आप रोटेट कराएंगे तो ये दोनों साइड्स क्लोज होते जाएंगे और ये इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा। अब अगर आपने इसको ऐसे रख लिया, सपोज़ कि ये फुटबॉल का ऊपर वाला हिस्सा है और बैक साइड पीछे है, तो अगर मैंने अपर साइड लिया है तो इसका मतलब क्या है कि इसका इसका ऊपर वाला हिस्सा बल्ज्ड होगा, उभरा हुआ होगा। तो इसी तरीके से अगर मैंने इसको ऐसे कर्व कर दिया है तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, इस मिरर का जो सेंटर पार्ट है, ये मैं स्फेरिकल मिरर जो आपने ग्लास शीट ली है, इसका जो सेंटर पार्ट है, मिरर का सेंटर पार्ट कहलाता है पोल। पोल क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मिरर। मिरर का सेंटर जो होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, पोल कहलाएगा, उसको हम पी से रिप्रेजेंट। अब जब मैं इसे ऐसे रोटेट करा के इसको ऐसे क्रॉस में कर दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि पोल यहाँ कहीं पे इस जगह पे लाई कर रहा होगा, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा, पी से। ठीक है, नहीं आ रही है। तो अगर हम इसको यहाँ पे रख लें तो ये आपके पास मिरर आ गया।
पोल भी आपको समझ में आ गया, सेंटर ऑफ द मिरर। अभी बताइए, अगर ये सरफेस ऐसे है तो इसके अंदर दो सरफेसेस बनेंगी इस मिरर की। अगर मैं इस तरफ से देखता हूँ तो ये वाली सरफेस जो है ये कहलाएगी बल्ज्ड सरफेस, ये कहलाएगी बल्ज्ड। जबकि जो दूसरी सरफेस होगी ये कहलाएगी इनर सरफेस, ये कहलाएगी इनर सरफेस। तो ये बल्ज सरफेस हो गई है और ये वाली कौन सी सरफेस हो गई है आपके पास, इनर सरफेस हो गई है। तो बल्ज्ड और इनर सरफेस के अंदर अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं कोट करता हूँ तो इसके लेफ्ट साइड पे कोट करूँ या राइट साइड पे कोट करूँ, प्लेन मिरर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपके पास ये मिरर है, यानी कि स्फेरिकल मिरर है, इसके अंदर हमारे पास दोनों साइड के ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट्स आएंगे। मसलन अगर मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अगर मेरे पास ऐसे मिरर है, अगर मैंने इसकी कौन सी सरफेस के ऊपर सिल्वर अप्लाई किया है, बल्ज सरफेस पे, अगर मैंने बल्ज सरफेस को कोटेड, ये कोटेड कहलाएगी। कोटेड सरफेस कौन सी है, बल्ज्ड है। बल्ज सरफेस क्या है, कोटेड है। जबकि अगर कोटेड है बल्ज सरफेस, यानी कि यहाँ पे मैंने सिल्वर मटेरियल कोट किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या जो मैं सिल्वर्ड या रिफ्लेक्शन जो मैं परफॉर्म कराऊंगा वो मैं इनर सरफेस से करा रहा हूँ। रिफ्लेक्शन कौन सी सरफेस से होगी, इनर से होगी। अब रिफ्लेक्शन इनर से इस वाले केस में हो रही है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि मैं इसी को यहाँ से देखूं और देख के मैं कैसे करूं कि आपके पास अभी भी मिरर ऐसे ही है, लेकिन आपने अब जो कोट किया है वो इनर सरफेस को कोट कर दिया। जब आप इनर सरफेस को कोट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, कोटेड सरफेस कौन सी है, ये है। तो जो रिफ्लेक्शन परफॉर्म होगी वो कौन सी सरफेस से परफॉर्म होगी, रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू बी डन, रिफ्लेक्ट कहां से करेगा, बल्ज सरफेस से करेगा। अच्छा बेटा, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास दो तरह के मिरर आ गए। इफ़ रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू बी डन थ्रू इनर सरफेस, तो देखिए इसकी शक्ल जो है वो केव की तरह है, जैसे गार होता है। केव जो है वो हम कहते हैं गार को, तो इसकी शक्ल केव की तरह होने का मतलब क्या है कि केव जो उमूमन बनाया जाता है वो ऐसा ही इनर कर्व्ड होता है। तो इस मिरर को मैं कौन सा मिरर कहूँगा, कॉनकेव मिरर कहूँगा। जबकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन इस तरफ परफॉर्म हो रही है, ठीक है ना, बल्ज सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रही है। तो जो बल्ज सरफेस से रिफ्लेक्शन होगी उसको हमें कौन सा मिरर कहूँगा, कॉन्वेक्स मिरर कहूँगा। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या फ़र्क हुआ, कॉनकेव मिरर इज द मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू बी परफॉर्म थ्रू इनर सरफेस। रिफ्लेक्शन किसके थ्रू हो, रिफ्लेक्शन परफॉर्म थ्रू इनर सरफेस, इसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। जबकि दूसरा जो है कॉन्वेक्स्ड मिरर, इसको हम कहेंगे कि रिफ्लेक्शन इज डन विद आउटर सरफेस, बाहर वाली सरफेस जो होती है बल्ज्ड होती है। आउटर का मतलब क्या हो गया, बल्ज सरफेस। इसको हम क्या कहेंगे, ये जो आपके पास कहलाएगा ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो मेरे पास दो तरह के मिरर होते हैं स्फेरिकल, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स्ड होता है। अब ज़रा बेटा यहाँ पे देखिएगा आप, मैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपके क्लियर तो हो गया है। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलेंगे और यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं दोबारा से एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये सर्कल कैसे ड्रॉ हुआ है, एक स्फीयर में ले रहा हूँ। ये मैंने एक स्फीयर ले लिया, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। जो आपने ग्लास स्फीयर कंसीडर किया है ये उसका सेंटर है सी। ये जो पॉइंट होता है सेंटर सी, इसको हम कहते हैं सेंटर
ऑफ कर्वेचर। ये जो सेंटर स्फेयर का होता है, जो ग्लास स्फेयर है उसके सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर एक मिरर बनाता हूँ, स्फेरिकल मिरर, तो लीजिए भाई ये ऐसे करके एक स्फेरिकल मिरर मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये कुछ बड़ा सा बन गया, हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखें भाई, ये आपके पास स्फेरिकल मिरर आ गया, ठीक है। और आपने इस स्फेरिकल मिरर के बैक साइड के ऊपर पॉलिश कर दिए, यानी कि इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन इज गोइंग टू बी डन थ्रू इनर सरफेस। तो ये जो मिरर होगा ये कहलाएगा आपके पास कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब देखें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें किया जाएगा कि ये जो है, ये दिस इज द सेंटर और द पोल ऑफ द मिरर, मिरर का पोल कहलाएगा। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन। मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, और इस स्ट्रेट लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है ये लाइन। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के लिए आप कह सकते हैं कि अ लाइन विच कंटेन 2 points, 2 points, what are these? वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से, पॉइंट P एंड C, P और C दोनों कंटेन कर रही है। और ये लाइन क्या होनी चाहिए, दैट लाइन शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। अब आप यहां पे देखिए कि सबसे पहली चीज, अब हमने 2 पॉइंट्स भी इसमें पढ़ लिए। एक और कॉन्सेप्ट आता है अपर्चर। अपर्चर बेसिकली, अपर्चर होता क्या है, इट इज द हाइट। ये क्या चीज होती है, हाइट ऑफ मिरर। मिरर जो होता है उसकी हाइट जो होती है वो आपके पास क्या कहलाता है, अपर्चर। मसलन अगर मैं अपर्चर को शो करना चाहूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा, ये वाली जो हाइट आएगी, इस हाइट को मैं क्या कहूँगा, अपर्चर कहूँगा। और आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर ये हाइट जो है आपके पास, अगर साइज ऑफ द मिरर बड़ा है तो अपर्चर भी क्या होगा, ज़्यादा, और साइज ऑफ द मिरर कम तो अपर्चर भी क्या होगा, कम। अब देखिए, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं चीज़। अब हम क्या करते हैं, एक लास्ट पॉइंट जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। बस ये आप जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्रिंसिपल फोकस किसी भी मिरर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब वो होगा कहाँ, सबसे पहले ये समझ लें कि वी हैव दीज 2 पॉइंट्स P एंड C। P और C मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक P है और एक C है। तो अब ये बताइए कि P और C का एक मिड पॉइंट होगा बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर। इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस पॉइंट F। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। यानी कि फोकस को क्या कह सकते हैं हम, कि इट इज द मिड पॉइंट बिटवीन P एंड C। पॉइंट P और C के दरमियान में जो पॉइंट होगा, मिड पॉइंट जो होगा, लाइक अगर P से C तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो पॉइंट F जो है वो 5 सेंटीमीटर पर लाई करेगा। लेकिन ये पॉइंट आता कैसे है, ये मैं अभी आपको समझाता हूं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट और अहम चीज़ ये है कि सपोज कि यहाँ पर कुछ लाइट बीम्स जो हैं वो ट्रैवल कर रही है। ये पहली बीम आई, ऐसे स्ट्राइक किया, लेकिन इस बीम की ख़ास बात क्या है कि दिस बीम, ये जो मैंने बीम अभी ड्रॉ की है, दिस बीम ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस था इससे पैरेलल आई है। ले भाई, ये दूसरी बीम भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, एंड इट इज ऑल्सो स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। अब ये तीसरी बीम बॉटम के ऊपर भी, इट इज ऑल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। और ये चौथी बीम है, चौथी बीम जो है ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एंड स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। बताइए, ये 4 बीम्स जो हैं ये आपके पास स्ट्राइक कर रही हैं कहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि इस मिरर की सरफेस से। आफ्टर स्ट्राइकिंग दे रिफ्लेक्ट बैक। तो अब तुम खुद सोचो कि अगर मेरे पास मिरर जो है वो इनर कर्व मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, ऐसे इस शेप पे मिरर है, तो ये याद रखें कि रेस टकराने के बाद हमेशा क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी।
कभी स्प्रेड नहीं होंगी, फैलेंगी नहीं, बिखरेंगी नहीं। देखिए अगर सरफेस ऐसे है, गोल है, अब अगर टकरा रही है तो इसमें बिखर जाने के चांसेस हैं, इसमें स्प्रेड होने के चांसेस हैं। लेकिन इफ सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज एन इनर सरफेस, देन दे मस्ट कन्वर्ज टू अ पॉइंट, एक पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रेज भी क्या करेंगी, एक ही पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज, एंड दैट पॉइंट शुड बी अ फोकस पॉइंट। अब देखिए भाई, ये फोकस पॉइंट कैसे आएगा, यहाँ पर है आप, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन कहाँ से गुजरेगी, पॉइंट एफ से गुजर जाएगी। यानी कि ये बीम ऐसे आई, यहाँ से ये ट्रैवल कर रही थी, स्ट्राइक किया इसने इस पॉइंट पर, एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट। सेकेंड बीम जो है ये भी कहाँ से पास करेगी, इट ऑल्सो पासेस थ्रू द फोकस। ये थर्ड बीम जो है ये भी कहाँ से पास कर जाएगी, फोकस। और ये फोर्थ बीम भी कहाँ से पास करेगी, फोकस। तो इट शोज कि फॉर द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के केस में, when the beam, if rays parallel to the principal axis, parallel to principal axis, अगर बीम जो है या रेज जो है वो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद व्हाट दे विल डू, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जब रिफ्लेक्शन हो जाएगी, दे कन्वर्ज टू अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएंगी, ये कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, जमा हो जाएंगी। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट के ऊपर गैदर हो जाएंगी टू अ पॉइंट, और उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यानी कि प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर क्या कर जाएंगी, वो तमाम बीम्स जो हैं वो इस वाले पॉइंट के ऊपर गैदर हो जाएंगे, और इस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, प्रिंसिपल फोकस। तो हाउ मेनी पॉइंट्स वी आर हैविंग 3 डिफरेंट पॉइंट्स, पी, एफ एंड सी। पी कौन सा पॉइंट है, पी जो है वो ये वाला पॉइंट है, पोल ऑफ द मिरर। एफ कौन सा पॉइंट है, फोकस ऑफ द मिरर। और सी कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो अब आपको ये चीज़ पता चल गई कि यहाँ पर रेज रियली, यहाँ पे क्या है, रेज आर रियली मीटिंग एट दैट पॉइंट। तो मैं इस फोकस को और क्या कह सकता हूँ कि दिस फोकस इज सेट टू बी अ रियल फोकस। इस फोकस को मैं कौन सा फोकस कहूँगा, रियल। जो फोकस मुझे अटेन होगा, कौन, ये अभी केस जो हम देख रहे हैं ये कौन से मिरर का है, ये कॉनकेव मिरर का है केस। तो कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर के अंदर एक पॉइंट मेरे पास इंपॉर्टेंट क्या आया कि द फोकस इज सेट टू बी अ रियल फोकस। एक एक्चुअल फोकस होता है। बताइए मैं इस फोकस को एक्चुअल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रेज जो हैं वो रियली मीट कर रही हैं, रेज जो हैं वो रियली मीट एट अ पॉइंट, एट एक पॉइंट के ऊपर रियली क्या कर रही है, रेज मीट कर रही हैं। आपको असल में यहाँ टकरा के, यहाँ से स्ट्राइक करके, यहाँ से टकरा के असल में यहाँ पे पहुँचती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, और रेज यहाँ पहुँच के गैदर हो रही हैं असल में। तो ये रियली मीटिंग एट दैट पॉइंट, तो दैट इज वाई दिस इज सेट टू बी द प्रिंसिपल फोकस और द रियल फोकस। इसको मैं कौन सा फोकस कह सकता हूँ, ये फोकस कहलाता है रियल फोकस। हमारे पास 2 तरह के फोकसेस होते हैं, एक रियल होता है, एक इमेजिनरी होता है। जब मैं कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाऊंगा आपको तो वो इमेजिनरी फोकस होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये पॉइंट्स हो गए पी, सी एंड एफ, दीज आर व्हाट, दीज आर द पॉइंट्स। ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पॉइंट्स। ठीक है बेटा। अच्छा, पॉइंट के अलावा अगर आप देखें, पॉइंट के बजाय अगर मैं बात करूं किस चीज की, डिस्टेंसेस की, क्या हम डिस्टेंसेस क्या होंगे और उन्हें हम कहेंगे क्या। तो बताइए पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, इसको हम कहेंगे फोकल लेंथ। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, एंड दिस पी एंड एफ डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ, विच इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर और मीटर, किसी में मेजर हो सकती है।
दूसरा पॉइंट कौन सा हुआ? दूसरा आपके पास कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू C। जो मैं पॉइंट P से यानी कि पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का अगर मैं डिस्टेंस लेता हूं, यानी कि यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस ये लाइन ले लेता हूं, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, जबकि फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने यहाँ पे ये चीज़ें देखी कि डिस्टेंसेस कौन कौन से होते हैं, पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीटिंग एट अ सेम पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर गैदर हो जाती हैं, और उस गैदरिंग से क्या होता है, आपके पास एक फोकस पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ दैट मिरर। अभी जो हम करने के लिए जा रहे हैं वो जो टॉपिक है वो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर है, कि किसी कॉनकेव मिरर के थ्रू हम इमेज जो फॉर्म करते हैं वो कैसे फॉर्म की जाती हैं। तो हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस होती हैं जिनकी बेस पे हम ये इमेज की फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके अंदर जो लोकेशंस हमारे पास आती हैं उसमें सबसे पहले आती है कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बियॉन्ड C, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर या C पॉइंट से ऑब्जेक्ट क्या रख दिया जाए, पहले रख दिया जाए, तो उस वक्त इमेज जो होगी वो किस तरीके से बनेगी। तो इस केस में अगर आप देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं कि आपके पास ये प्रिंसिपल एक्सेस है। प्रिंसिपल एक्सेस जो है वो ये लाइन हो गई आपके पास। इस लाइन को हम थोड़ा सा डार्क कर लें ताकि विजिबल रहे। इसके ऊपर हम प्लेस करेंगे क्या चीज़, मिरर को। तो बेटा ये हमने प्लेस कर दिया है कॉनकेव मिरर इसके ऊपर, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लें ताकि ये विजिबल हो जाए, और इसका बैक साइड जो है वो हमने पॉलिश्ड कर दिया है ताकि कॉनकेव रहे। इनर साइड से हम रिफ्लेक्शन परफॉर्म करा रहे हैं। अब हम डिफरेंट पोजीशंस भी इसकी नोट डाउन कर लेंगे कि ये आपके पास क्या हो गया है, पोल ऑफ द मिरर है। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम कहेंगे पोल ऑफ द मिरर। तो आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखी हैं, हम इसमें ये डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे करके सर्कल बनाता हूँ तो इस सर्कल के रिलेटिवली यहाँ कहीं पर आपके पास इसका, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है C, तो फोकस जो होगा वो हाफ ऑफ इट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ये डिस्टेंसेस ले सकते हैं, लाइक अगर आप 4 सेंटीमीटर ये ले रहे हैं तो 4 ये भी होगा, तो ये टोटल 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। नाउ वी आर प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C से पहले प्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे यहाँ पर। ऑब्जेक्ट जो है वो हम यहाँ पे यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कौन सा ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, इस पोजीशन पे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट आपने प्लेस कर दिया है। अब आप क्या करते हैं कि इसमें से हम 2 बीम्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगी, 2 बीम्स कंसीडर करेंगे। फर्स्ट वन इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस। तो बताइए बेटा, ये पहली बीम जो है हम यहाँ से जब ट्रैवल कराएंगे तो इट ट्रैवल स्ट्रेट फ्रॉम दैट पार्ट, इसके हेड से निकलेगी और ये स्ट्रेट जाके कहाँ से स्ट्राइक करेगी, इसके सरफेस से, ठीक है। जब यहाँ स्ट्राइक करेगी, इसको आप ग्रीन कलर के अंदर हम कर लेते हैं ताकि ये जहन में रहे। और रिफ्लेक्ट बैक जो हम करा रहे हैं इससे, तो आप जानते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मस्ट पासेस थ्रू द फोकस। ये कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से गुजरेगी, और रिफ्लेक्टेड बीम को हम रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आपके पास इंसिडेंट बीम हुई विच ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अकॉर्डिंग टू द रूल इट मस्ट पासेस थ्रू द फोकस ऑफ दैट। तो ये आपके पास रिफ्लेक्टेड बीम हो गई और ये इंसिडेंट बीम हो गई। अच्छा, दूसरी बीम के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से हम इंसर्ट कराएंगे। रे जो होगी वो दोबारा से यहाँ से ओरिजिनेट होगी एंड नाउ इट पासेस थ्रू द फोकस ऑफ दैट लेंस मिरर। तो फोकस से पास हुई तो ये यहाँ से पास होकर यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। इसको भी हम ग्रीन कलर में कर लेते हैं ताकि ये हमें पता लगे कि दिस इज़ एन इंसिडेंट बीम। एंड नाउ द रिफ्लेक्टेड बीम जो होगी आपके पास, that should travel in a which is parallel to the
प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले आके मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगा और इसको मैं कौन से दोबारा से रेड कलर में कर लेता हूँ। तो आपके पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब यहाँ पे देखें, image is going to be formed at that location where image is going to be formed at that position where the reflected beams meet each other। तो देखिए पहली रिफ्लेक्टेड बीम ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड बीम ये है, तो ये इस पॉइंट के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, तो वी विल मेक एन ऑब्जेक्ट एट दैट लोकेशन। तो बताइए बीम्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हेड, जब हेड से ओरिजिनेट कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे फॉर्मेशन होगी वहाँ पर भी क्या बनेगा, हेड। तो बताइए इस जगह पे हेड बन रहा है और टेल कहाँ पर है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो टेल कहाँ पे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट दोबारा से ड्रॉ करूँगा और वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास इन्वर्टेड यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करते हैं कि हम ये इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है और इसको हम ऐसे करके यूँ ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी शेप भी हम वैसे ही ऑब्जेक्ट की तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको उठाऊं और उठा के इस जगह पे प्लेस कर दूं तो दैट विल बी द इमेज। सो इन दैट केस, इस केस में अगर आप देखें तो इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बियॉन्ड सी, अगर सी से पहले ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इट्स इमेज इज़ फॉर्म्ड, इमेज कौन सी लोकेशन पे बन रही है, इज़ फॉर्म्ड बिटवीन किन किन दोनों, सी और एफ के दरमियान, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सी और एफ के दरमियान में इमेज बनेगी। इसका पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि यू कैन सी द साइज ऑफ द इमेज इज़ स्मॉलर देन द साइज ऑफ द, तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ नॉट अ मैग्नीफाइड इमेज, बड़ी इमेज नहीं होगी, छोटी है, तो इसको हम लिखेंगे नॉन मैग्नीफाइड, यानी कि जो इमेज होगी उसका साइज़ ऑब्जेक्ट के मुकाबले में क्या होगा, छोटा होगा, लेस होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ प्रॉपर्टी होती है। मसलन इमेज जो है वो आपके पास कहलाती है रियल इमेज, दो तरह की होती है, एक रियल होती है, एक नॉन रियल या वर्चुअल इमेज होती है। इस केस में दिस इमेज इज़ अ रियल इमेज। बताइए, ये मैंने आपको बताया था कि रियल इमेज कब बन रही होती है, व्हेन रेज रियली मीटिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के बाद। बताइए ये भी रिफ्लेक्ट करके इस तरफ आ रही है, ये रिफ्लेक्ट करके इस तरफ जा रही है, तो बताइए दीज टू बीम्स अप्रोचिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आएंगी एंड स्ट्राइकिंग इन दैट पोर्शन, तो इट मीन्स इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट लोकेशन, ठीक है ना। अब एक और चीज़ भी समझिए कि ये इमेज जो है दैट इज़ फॉर्म्ड इन इन्वायरमेंट, इमेज जो है वो बन रही है कहाँ पर, इज़ फॉर्म्ड इन इन्वायरमेंट। ये इमेज जो है वो इन्वायरमेंट में बन रही है। इन्वायरमेंट में बनने का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई पेज लेता हूँ, कोई सफ़ा ले लेता हूँ, कोई स्क्रीन ले लेता हूँ, कोई पेज ले लेता हूँ, कोई पेपर ले लेता हूँ एंड मूव दैट पेपर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाता जाता हूँ, बढ़ाते जब मैं इस लोकेशन पे प्लेस करूँगा पेपर को, यानी कि इस जगह पे रखूँगा, तो यू विल गेट अ कंप्लीट एन एक्यूरेट इमेज, बिल्कुल सीधी इमेज आपको इस पेपर के ऊपर यहाँ पे गेट हो जाएगी, मिल जाएगी। यहाँ पे पेपर पे वो इस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर क्या हो रही होगी, मिल रही होगी। तो इसका मतलब क्या है, वी आर गेटिंग अ रियल इमेज इन दैट एनवायरनमेंट। यही इन्वायरमेंट होगा ना यहाँ पर, क्योंकि रेज बैक साइड के ऊपर तो जा ही नहीं रही क्योंकि ये पॉलिश्ड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वी आर गेटिंग दैट इमेज ऑन द पेपर, दैट इज़ वाई दिस इमेज इज सेड टू बी अ रियल इमेज। स्मॉल इन साइज़ है, और ख़ास बात और क्या हो गई कि इट इज़ इन्वर्टेड, ये उल्टी होगी इमेज। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में तफसील से बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ जहन में आ जाए। तो इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बियॉन्ड सी, द इमेज इज़ फॉर्म्ड इन बिटवीन सी एंड एफ, एंड द साइज ऑफ द इमेज इज़ स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इमेज इज़ इन्वर्टेड एंड इज़ सेड टू बी अ रियल इमेज। ठीक है बेटे। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, डिस्टेंस p से, स्मॉल p से, एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल q। तो बताइए इस केस को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं या जज करते हैं तो इसमें p जो है वो बड़ा है या q। देखिए p इज़ ग्रेटर देन q, p जो है वो q से, यानी कि
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो बड़ा है इमेज डिस्टेंस से, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट साइज़ जो होगा वो बड़ा होगा इमेज साइज़ से, यानी कि इनके साइजेस और इनके डिस्टेंसेस जो हैं वो एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि एक दूसरे के रिलेटिव होंगे। ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है, इमेज छोटी है, तो ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा होगा, इमेज का साइज़ छोटा होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी बड़ा होगा और इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, उसके रिलेटिवली छोटा होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इफ़ P इज़ मोर देन Q देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन साइज ऑफ द इमेज। तो ये चीज़ आपके पास आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर द सेकेंड केस। अब ये बताइए, इसके अंदर अगर मैं केसेस देखूं तो अभी जो पहला केस हमने देखा था, इस पहले वाले केस में आप अगर देखें तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं ऑब्जेक्ट को करीब लेके आऊँ। तो देखेंगे आप ये समझेंगे कि व्हेन वी मूव दिस ऑब्जेक्ट क्लोजर टू पॉइंट सी, दिस इमेज स्टार्ट्स मूविंग अवे। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स मिरर आऊँगा, इमेज जो होगी वो अवे फ्रॉम द मिरर मूव करने लगेगी, और होते होते नाउ वी विल हैव टू प्लेस दैट ऑब्जेक्ट ऑन सी। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को कौन सी लोकेशन पे प्लेस कर देना है, सी लोकेशन पे प्लेस करना है। तो अब आप देखिए सेकंड पार्ट के लिए अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड पार्ट को इसको ड्रॉ करते हैं और सेकंड पार्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। अब आप देखिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी ड्रॉ करूँगा। पहले मैं यहाँ पे एक एक्सेस ड्रॉ करूँगा, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सेस हुआ। फिर इसके बाद हम क्या चीज़ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर मिरर को ड्रॉ करेंगे। तो बेटे ये हो गया आपके पास मिरर, ठीक है, ये आ गया मिरर। अच्छा, मिरर जो है इसको हमने ऐसे कर दिया। अब आप ये बताएं कि मिरर को यहाँ तक ला लेने के बाद अब मैं दोनों पॉइंट्स मार्क करूँगा इसमें इस पॉइंट को आप कह लें फोकस और इसको कह लें आप ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोथ डिस्टेंसेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ना ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड विद इन इट्स फोकल एट सी। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि नाउ वी आर प्लेसिंग एट सी। तो अब आप बताइए यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर प्लेस करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, इस ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस कर दिया सी पे ऐसे करके, ठीक है बेटे। अब ये बताइए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको जो हमने सी पे प्लेस किया है, इस ऑब्जेक्ट को एक्यूरेटली सी पे प्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। अब हम पहली रे ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट रे जो हम ड्रॉ करेंगे वो कहाँ से कहाँ होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड एंड एंडिंग अप टू द एज ऑफ द मिरर। यहाँ तक आपने कर दिया, ठीक है। अब पहली रे को हम क्या करेंगे, ग्रीन में रख देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। इसका रिफ्लेक्शन हम कराएंगे विच पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। ए यहाँ से पास हो गई। अब जब ये पास की है तो इसको रिफ्लेक्टेड बीम को मैं रेड कलर में शो कर रहा हूँ, तो ये रिफ्लेक्टेड बीम आ गई। नाउ सेकेंड केस के अंदर नाउ वी विल प्रोसीड एट द सेकेंड बीम विच पासिस थ्रू द फोकस ऑफ द। अब मैंने इस फोकस से पास किया तो मेरे पास ये यहाँ से ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। ये कुछ यूँ पास होनी चाहिए, मैंने ना असल में ये चले ठीक है, ये यहाँ से पास हो रही है। ये हमने पास किया, इसको आप ग्रीन में कर दें क्योंकि इंसिडेंट बीम है। और रिफ्लेक्टेड बीम जो होगी उसको हम कैसे पास करेंगे, ये यहाँ से पास करेंगे। जब मैं इसको ऐसे पास करूँगा तो ये यहाँ पे मिल रही होगी। देखिए बेटा ये इसको ऐसे लेके आएंगे, ठीक है। अब जब हमने इसको इस तरीक़े से किया है तो इसको हम रेड कलर में शो कर देंगे। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ द इमेज इज़ गोइंग टू बी फॉर्म्ड एट दैट लोकेशन और पोजीशन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं इमेज को फॉर्म करूँगा। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जिस जगह पे ये मिल रहे होंगे वहाँ पे हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो अब ये बताइए कि इमेज शुड बी इन्वर्टेड, उल्टी होनी चाहिए, और आप जब देखेंगे तो वो इमेज भी इसी लोकेशन पे यहाँ पे बन रही होगी। अब इसको मैं इसकी एक्चुअल लोकेशन पे लाने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँगा और यहाँ पे आपके पास इमेज जो है वो फॉर्म होगी। नाउ इट शोज़ कि द फर्स्ट बीम विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकस, और सेकंड बीम भी स्ट्राइक करके। तो अब आप बताइए कि इसके लिए क्या कहेंगे, इसके लिए हम ये कह रहे होंगे कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट फोकस,
एफ के ऊपर अगर सॉरी फोकस नहीं होगा, प्लेस्ड एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, हम इसको कहाँ प्लेस कर दें, एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बताइए ये सेकंड केस है। अब इसके अंदर क्या है, तो अब आप बताइए इसके अंदर पॉइंट्स क्या क्या होंगे। पहला क्या होगा, इमेज की पोजीशन क्या हुई, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। अब ये कंफर्म हो गया कि इफ़ वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट सी, ठीक है ना। तो अब अगर इमेज सी के ऊपर बन रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पहला पॉइंट हो गया। नाउ यू कैन सी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज आर द सेम वन, सो द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज शुड बी द सेम वन। तो इट मीन्स कि सेम साइज इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म। साइज के रिलेटिवली क्या कहूँगा मैं, सेम साइज इमेज इज फॉर्म्ड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही किसका साइज होगा, इमेज का साइज होगा। तो सेम साइज इमेज जो होगी वो आपको बनती हुई नजर आएगी। अच्छा, इमेज जो है वो रियल होगी क्योंकि रियली दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, और इन्वर्टेड भी होगी यानी कि उल्टी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो दीज थ्री आर द पॉइंट्स विच वी आर डिस्कसिंग हियर। लाइक अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर तो इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट 5 सेंटीमीटर, यानी कि इफ़ वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, तो उसकी इमेज भी कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। तो आपके पास ये सेकंड केस हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम थर्ड केस की तरफ आएँ, और थर्ड केस के अंदर हम क्या करें कि हम जो है वो इसको सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे होम पे आएँ और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर देखें इन सब को हम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर लें, ऑब्जेक्ट कंट्रोल सी। अब यहाँ पे मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये ऐसी पोजीशन पे, पहली वाली रे जो है वो तो एज इट इज़ ये ड्रॉ हो गई। तो हमने ये फर्स्ट बीम को इसको रख के ड्रॉ कर लिया है। अब बाकी केसेस को हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है भाई। तो अब आप यहाँ पे देखें तो आपको ये पता चलेगा कि इस केस में यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये थर्ड केस है। देखें, फर्स्ट प्लेसिंग बियॉन्ड सी, देन सेकंड केस के ऊपर एट सी। अब हम प्लेस कर रहे हैं इन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के दरमियान में प्लेस करना है। नाउ दिस पॉइंट इज पॉइंट सी। अच्छा जी, ये पॉइंट जो है ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा एफ फोकस, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, एफ, ये कहलाएगा पी पोल। नाउ वी वांट टू प्लेस द ऑब्जेक्ट, प्लेस एन ऑब्जेक्ट, किधर प्लेस करना चाह रहे हैं, इन बिटवीन सी एंड एफ। तो दिस वुड बी द लोकेशन, ये वो लोकेशन है जहाँ पे हमें इसे प्लेस करना चाहिए। तो अब ये बताइए कि अब जो आपके पास यहाँ पे इमेज होगी इसका साइज़ भी, यानी कि ये इसके हेड से निकल रही होगी तो ये साइज ऐसे आ जाना चाहिए। नाउ द फर्स्ट बीम इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर, और मिरर से स्ट्राइक करने के बाद इट रिफ्लेक्ट बैक एंड पासिस थ्रू द फोकस ऑफ दैट मिरर। मिरर के फोकस से क्या कर जाएगी, ये पास ऑन हो जाएगी। तो आपने क्या किया, ये पहली बीम जो है इसको आपने ड्रॉ कर दिया, इसको आपने ड्रॉ किया है किस कलर में, रेड कलर में, तो ये रिफ्लेक्टेड बीम हो गई। नाउ फॉर सेकंड बीम अब आप क्या करेंगे कि सेकंड बीम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हेड स्ट्राइक्स ऑन द फोकस, या तो मैं फोकस पे स्ट्राइक करूं, या फिर मैंने आपको दूसरा केस एक और बताया था। देखिए फोकस से स्ट्राइक करने से बाहर जा रहे हैं ना, तो आप क्या करें, इसको स्ट्राइकिंग ऑन द पोल कर लें आप, कि आप इसको स्ट्राइक कहाँ करा दें, पोल पे। अब देखिए ये इंसिडेंट बीम है तो इसको मैं ग्रीन में शो कर देता हूँ। ना आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल, जो एंगल यहाँ बन रहा है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अब देखिए मैं इसको उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कराऊँ तो ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। अब बताइए इन दैट केस यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों, बोथ एंगल्स आर सेम वन। तो जब सेम एंगल्स आ गए, ये रिफ्लेक्टिंग बीम है, इसको हम रेड कलर के अंदर कर देते हैं। तो अब आप ये देखिए कि अगर मैं इसमें ड्रॉ करूँ तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के दरमियान में रखा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है आपके पास,
यहाँ पे जो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ एंगल्स शुड बी द सेम वन। लेकिन मैं इसको ऐसे नीचे करके ड्रॉ करूँगा कि दिस पॉइंट शुड बी बियॉन्ड सी। बताइए, जब ऑब्जेक्ट पीछे था तो इन बिटवीन सी एफ बन रही थी, बट इफ वी आर प्लेसिंग इट इन बिटवीन सी एंड एफ, इमेज स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम द, इस मिरर से कहाँ जाने लगेगी, दूर जाने लगेगी। तो इसका मतलब क्या है कि नाउ द मीटिंग पॉइंट इज मर्जिंग अवे फ्रॉम द मिरर। तो बताइए सी से बियॉन्ड आ जाएंगे। जब आप सी से बियॉन्ड आ गए तो जो आपके पास इमेज बनेगी, वो उस इमेज को मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, यहाँ से बनेगी इमेज, तो ये वाला पॉइंट होगा, ये आपके पास इमेज जो है वो इसकी फॉर्म हो जाएगी ऐसे। तो आप इमेज को आप ऐसे शो कर देंगे और आप इसे जब ड्रॉ करेंगे तो ये आपको इस फॉर्म में नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो आप अगर देखें तो नाउ इन दैट केस व्हाट इज़ हैपनिंग, इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ, और आप क्या करेंगे, सी और एफ के थोड़ा सा बीच में रखिए अगर आप, तो इमेज इज फ्रॉम बियॉन्ड सी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अब इमेज बन रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, तो मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ बनेगी, इज फॉर्म्ड कहाँ पर बेटे, बियॉन्ड सी, सी से अवे बनेगी, दूर बनेगी, ठीक है ना। अब सी से दूर बनने का मतलब क्या है कि अब इस केस में मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। देखिए मैग्नीफाइड क्यों है, क्योंकि साइज ऑफ द इमेज जो है वो ज़्यादा है, मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आई, क्योंकि साइज़ ज़्यादा हो गया, तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जब दूर था तो नॉन मैग्नीफाइड था, जैसे जैसे ये करीब आता गया तो इमेज दूर होती गई, सी के ऊपर सेम साइज में बनी, एंड देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग देयर हाइट, so the magnified image is formed. As well as we are moving that object closer to the mirror, the size of the image is going to be increased. अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है कि रियल भी है और आपके पास क्या है, इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड होने और रियल होने का मतलब क्या है कि इफ़ वी आर प्लेसिंग अ पेपर हेयर, अगर मैं कोई पेपर यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो इस पेपर पे आपको ये इमेज जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। तो ये थर्ड केस हो गया आपके पास कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर द फोर्थ केस। ये बताइए, पहले बियॉन्ड सी रखी थी, फिर सी भी रखी, फिर इन बिटवीन सी एंड एफ। नाउ वी आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एट एफ, फोकल लेंथ के ऊपर अगर मैं रखूँ तो क्या होगा। तो देखिए इस केस में इफ़ वी आर प्लेसिंग एट एफ, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, फोकल लेंथ के ऊपर जब रखा जाए, तो अब आप बताइए ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था सी, यहाँ पे सेंटर में यहाँ कहीं पे फोकल लेंथ होगी, एफ होगा। तो बताइए बेटे ये क्या होगा, आपके पास पी होगा। तो अब बताइए कि इस केस में नाउ वी आर प्लेसिंग दिस ऑब्जेक्ट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस ऑब्जेक्ट को मैं प्लेस कर रहा हूँ किस लोकेशन पे, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से उठा रहे हैं एंड प्लेसिंग एट एफ। जब मैंने एफ पे इसको प्लेस किया तो मैं इसके साइज़ को भी, क्योंकि आपको पता है कि इमेज जो रे होगी दैट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर हेड, तो अपने हेड से ओरिजिनेट करेगी। व्हेन इट स्ट्राइक्स इट रिफ्लेक्ट बैक विद द एंड पासेस थ्रू द फोकस, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगी और कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से ही। तो बेटा देखें ये फोकस से पास हो रही है, रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो कौन से कलर में आ जाएगी, ग्रीन कलर, सॉरी रेड कलर के अंदर आ जाएगी रिफ्लेक्टिंग। तो ये पहली बीम हो गई कि व्हेन इट पासेस, व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन द मिरर इट रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एट पॉइंट एफ, फोकस से पास होती है व्हेन इट इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी बीम को मैं स्ट्राइक कराऊंगा किस चीज़ से, अगेन पोल से स्ट्राइक कराऊंगा। तो अब आप ये बताइए कि जब हम पोल से स्ट्राइक कराने के लिए जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके ए इसके ऊपर स्ट्राइक कराएंगे पोल वाले पार्ट, और जब मैं इसको स्ट्राइक कराऊंगा तो दिस इज़ एन इंसिडेंट बीम, इसको मैंने ग्रीन कर दिया। और रिफ्लेक्टेड बीम जो होगी इट रिफ्लेक्ट बैक विद द सेम एंगल, एक सेम एंगल से रिफ्लेक्ट। जब आप देखेंगे ना इसे सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक कराएंगे तो उस रिफ्लेक्शन से मैं ये जानता हूँ, मुझे ये पता है कि जब आप इसे ड्रॉ करते हैं तो उस वक्त ये केस आता है कि इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल, व्हेन इट रिफ्लेक्ट बैक इट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे जो होती है वो क्या हो जाती है, अपने प्रिंसिपल एक्सिस के, सॉरी अपनी सेकंड बीम के पैरेलल हो जाती है। तो बताइए जब ये पैरेलल हो गई तो दे ट्रैवल
अ लॉन्ग डिस्टेंस अंडर दैट लाइन, इस लाइन के नीचे ये बहुत लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें कि अगर हम ये लिखने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इमेज बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड। अब ये बताइए इमेज इज फॉर्म्ड, इसके लिए जो वर्डिंग यूज़ की जाती है वो हम कहते हैं एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब ये बताइए इनफाइनाइट डिस्टेंस क्यों कह रहा हूँ, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि बहुत दूर बनेगी, वेरी फार अवे फ्रॉम दैट। अब ये बताइए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्यों बन रही है, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, बट इफ़ वी आर मूविंग फॉर इनफाइनाइट डिस्टेंस, अगर मैं इतनी दूर चला जाऊँ कि इनफाइनाइट हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि दीज टू लाइन्स स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एंड व्हेन दे मीट then they form a very large and very huge image। लेकिन वो बहुत दूर यहाँ कहीं पे बन रही होगी, बिल्कुल बहुत आगे जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस में। तो इट मीन्स कि when they are meeting at infinite distance with each other, तो it shows कि the infinite extent size image is going to be formed at that position। तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, huge in size image। इमेज जो होगी वो क्या होगी, ह्यूज इन साइज होगी, इन्वर्टेड होगी, और मैं इसको क्या कहूँगा, अगर इन्वर्टेड है तो इट मीन्स इट इज सेट टू बी अ रियल वन। लेकिन ये आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वरना आपके जहन में तो ये आता होगा कि भाई दोनों लाइनें तो मिल ही नहीं सकती। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएँ तो ये लाइनें मिल रही होंगी। अब चूँकि आप इनफाइनाइट डिस्टेंस तक रीच ही नहीं कर सकते, पहुँच ही नहीं सकते, तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, इसको मनोना आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है। तो इट मीन्स कि व्हेन दे आर मीटिंग they should meet at infinite distance, so infinitely extent size of image is going to be formed at that location, which is inverted and real in nature. So when we place an object at f, it is impossible to see the image inside the mirror or see the image in the environment, because its image is formed at very far distance, infinite distance and infinitely extended। तो ये फोर्थ केस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो अब आपको ये फोर्थ केस के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ वन। अब देखें फिफ्थ केस के लिए आप क्या करेंगे, फिफ्थ केस के लिए आप क्या करेंगे कि अगले केस में आपने ये करना है कि देखिए नाउ दिस इज़ द फिफ्थ केस। अब देखिए फिफ्थ केस के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं वो क्या होते हैं कि फिफ्थ केस के लिए आपने पहले बियॉन्ड सी रखा, फिर एट सी रखा, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एफ पे रखा। नाउ वी आर प्लेसिंग विद इन फोकल लेंथ, प्लेसिंग ऑब्जेक्ट विद इन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के अंदर रख रहे हैं अब हम ऑब्जेक्ट। नाउ इफ आई एम प्लेसिंग इट विद इन द फोकल लेंथ, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपके पास हुआ पोल, और यहाँ पे आ गया आपके पास फोकस। नाउ वी आर प्लेसिंग दैट ऑब्जेक्ट, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूँ विद इन द फोकल लेंथ। तो बताइए मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाऊँगा और इसको प्लेस कर दूँगा फोकल लेंथ के अंदर, यानी कि इस पोजीशन पे मैं प्लेस करूँ। अब ये बताइए कि अगर हम इसे इस पोजीशन पे प्लेस करते हैं, तो इस पोजीशन पे प्लेस करने का मतलब ये हुआ कि आप जो हैं अब बेटा देखें कि हम ये देख रहे थे कि इफ़ वी आर प्लेसिंग दैट ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो इमेज है इसके साइज़ को हमने क्या कर देना होगा, यहाँ से रिड्यूस करना होगा, ताकि रे जो है वो इसके हेड से ओरिजिनेट हो और यहाँ पे स्ट्राइक करें। आफ्टर स्ट्राइकिंग इट मस्ट पास थ्रू द फोकस। तो बताइए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और मैं पास ऑन कहाँ से करा दूँगा, इसे फोकस से। देखिए जब आप इसे फोकस से गुजारेंगे तो फोकस से गुजारने पे यहाँ से आपके पास ये रे आ जाएगी फोकस वाली, और ये जो कि रिफ्लेक्टेड बीम है इसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दूंगा। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये ऑब्जेक्ट के अंदर से पास हो रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट पास ऑन कर देंगे। नाउ द सेकेंड बीम, जो दूसरी बीम होगी, फर्स्ट इट विल स्ट्राइक फ्रॉम द हेड टू द पोल, पोल के ऊपर स्ट्राइक करेगी। तो इसको भी मैं कौन सा कलर में शो करूँगा, ग्रीन में, क्योंकि इंसिडेंट है। और रिफ्लेक्टेड बीम जो होगी जब यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो दिस वुड बी द एंगल एट विच इट इज़ रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, ये वो एंगल है जिससे ये क्या कर रही होगी, रिफ्लेक्ट कर रही होगी। अब जब ये इस एंगल पर रिफ्लेक्ट कर रही है तो ये रिफ्लेक्टेड बीम हो गई। अब आप खुद सोचें कि दीज टू आर द रिफ्लेक्टिंग बीम्स,
इज़ इट पॉसिबल कि ये यहाँ से ट्रैवल करने के बाद कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें? इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग। उससे पहले तो ये कन्वर्ज कर रही थी, बट आफ्टर दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ द रेज बिकम डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ज होने लग जाएंगी रेज। अब जब ये डाइवर्जेंस में स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये किसी भी पॉइंट के ऊपर अब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकेंगी इस एनवायरनमेंट में। तो व्हाट वी विल डू, वी विल प्रोसीड दीज टू लाइन्स। हम इस लाइन को, जो रिफ्लेक्टेड बीम है, इसको इस मिरर के अंदर हम क्या करेंगे, बैक एंड के ऊपर प्रोसीड करेंगे। और प्रोसीड करके हम क्या करेंगे, इसको बैक एंड पे प्रोसीड करके यहाँ तक लाएंगे। ये फर्स्ट बीम की बैक एंड के ऊपर प्रोसीडिंग लाइन हो गई, और ये हो गई सेकंड बीम की प्रोसीडिंग लाइन ये। लेकिन कोशिश क्या होगी कि ये स्ट्रेट आए बिल्कुल। अब देखिए ये स्ट्रेट आ रही हैं दोनों लाइनें। इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे स्केल रखा होगा और स्केल रख के आपने इन दोनों से ड्रॉ किया। जब आपने ड्रॉ किया तो आपके पास दीज टू आर द पॉइंट्स वेयर दीज बीम्स आर इंटरसेक्टिंग। बताइए यही पॉइंट है जिसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इमेज शुड बी फॉर्म्ड अ वेरी लार्ज इमेज है। जो इमेज होगी जो यहाँ पे आपके पास बनेगी वो एक बहुत बड़ी इमेज बन रही होगी। इसको प्रिंसिपल एक्सिस को हम थोड़ा सा पीछे कर लें ताकि इसके ऊपर इमेज फॉर्म हो सके। तो इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड एट दैट लोकेशन, बट नाउ द इमेज शुड बी, इमेज जो आपके पास बन रही होगी वो कैसी बन रही होगी, एक लार्ज इमेज बनेगी। बट नाउ द इमेज इज, जो लार्ज इमेज बनेगी, द इमेज इज अपराइट इमेज। जो इमेज बन रही होगी वो अपराइट इमेज होगी। यानी कि आपको शो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ, सो इट्स इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड, उस मिरर के बैक साइड के ऊपर बनेगी इमेज। जैसे ये मिरर है तो हम क्या करेंगे कि दीज रेज आर डाइवर्जिंग। ये रेज जो होने लगी वो क्या होने लगी, डाइवर्ज होने लगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम यहाँ पे कोई स्क्रीन लेके पूरे इन्वायरमेंट में घूमते रहो, यू विल नॉट बी unable to get image on पेपर, या स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे इमेज नहीं मिल सकेगी। लेकिन अगर आप उसी स्क्रीन या पेपर को इस डायरेक्शन में प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो बताइए अगर मैं यहाँ पे इसको प्लेस करूँ तो क्या इसको प्लेस करने से, क्या अगर मैं यहाँ पे कोई स्क्रीन प्लेस कर दूँ इस जगह पर, तो क्या मुझे ये इमेज मिल सकेगी? नो। रीज़न इज़ दैट कि इस मिरर के बैक साइड के ऊपर तो रेज जा ही नहीं रही, ये तो हमने इमेजिनरी इसको ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ तो अंधेरा होगा ना बिल्कुल, यहाँ तो लाइट जा ही नहीं रही। तो इफ़ यू आर प्लेसिंग द स्क्रीन एट दैट पोजिशन, अगेन यू विल नॉट बी एबल टू गेट दैट इमेज। इस इमेज को आपको फिर से नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि द इमेज इज सेट टू बी अ वर्चुअल। इस केस में जो आपके पास इमेज बन रही होगी उसकी नेचर सबसे पहले क्या हो जाएगी, दैट इज नॉन रियल और वर्चुअल इमेजेस फॉर्म। सबसे पहले क्या समझ में आ गया कि विद इन द फोकल लेंथ जाते हैं तो रेज बिकम डाइवर्जिंग, सो द इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज कहाँ बनेगी, फॉर्म्ड इमेज इज फॉर्म्ड, लोकेशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के pीछे बनने लगेगी, बिहाइंड मिरर, मिरर के बैक साइड के ऊपर इमेज बनने लगेगी, वर्चुअल होगी। अच्छा, अपराइट होगी। अपराइट होने का मतलब क्या हो गया कि ये सीधी होगी, ठीक है ना। अभी जो इमेज बन रही होगी वो अपराइट होगी, या हम उसको इरेक्ट भी कहते हैं कि वो इमेज जो होगी वो कैसी होगी, इरेक्ट इमेज होगी, स्ट्रेट सीधी इमेज होगी। अच्छा, इस वाले केस में देखें तो साइज ऑफ द इमेज इज मोर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नीफाइड भी होगी, यानी कि बड़ी भी बन रही होगी। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीफाइड अपराइट इरेक्ट वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ। तो आपके पास बहुत सारे केसेस हो गए। इन केसेस को अगर हम ऊपर से देखना चाहें तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि पहले केस में इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन सी एंड एफ। इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। तो देखिए इमेज पहले यहाँ थी, आगे मूव करती हुई सी पे आ गई। जब आपने ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स मिरर मूव किया तो इमेज स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर। अब देखिए सेम साइज बट इन्वर्टेड, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज आर कन्वर्जिंग, रियल इमेज इज फॉर्म्ड।
थर्ड केस में इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को मैं और मिरर के करीब ले गया, इमेज स्टार्ट्स मूविंग अवे। अब इस वाले केस में क्या हुआ कि इमेज जो थी वो अवे मूव होने लगी। और फिर अगर हम इसके बाद का केस देखें कि अगर ऑब्जेक्ट को दोनों के दरमियान में रखा तो ये और बैक पे मूव कर गई। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज दैट कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, अगर मैंने फोकस पे रख दिया, नाउ द रेज बिकम पैरेलल टू वन अनदर, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल होगी एंड ह्यूज इन साइज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, कितने इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर बन रही होगी। और अगर आप इससे भी आके लेके गए फिफ्थ केस कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ, तो रेज बिकम डाइवर्जिंग, डाइवर्ज हो जाएंगी रेज। इसका मतलब क्या है कि इफ वी प्रोसीड इट ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर, द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, अपराइट इमेज होगी, वर्चुअल होगी और मैग्नीफाइड होगी। तो दीज आर द केसेस फॉर द इमेज फॉर्मेशन फॉर द केस ऑफ रिफ्लेक्टिंग मिरर। इस मिरर को हम रिफ्लेक्टिंग मिरर के जो है ये कन्वर्जिंग क्यों कहलाता है, क्योंकि रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती हैं, एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डाइवर्जिंग मिरर की। तो भाई देखिए, डाइवर्जिंग मिरर के लिए आपके पास इतने सारे केसेस नहीं होते। डाइवर्जिंग मिरर के अंदर हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही केस को कंसीडर किया जाता है। मतलब देखिए, ये मैं अब डाइवर्जिंग मिरर ले रहा हूँ, यानी कि कंसीडर कौन सा मिरर कर रहा हूँ मैं, डाइवर्जिंग मिरर कंसीडर कर रहा हूँ। और इस डाइवर्जिंग मिरर में हम मिरर जो है वो इसको हटा देंगे और हम वो मिरर लेंगे जिसका साइड जो होगा वो जस्ट ऑपोजिट होगा। तो इसके ऑपोजिट साइड करने के लिए आप क्या करें कि ये आप यूँ करके आप मिरर ड्रॉ कर रहे थे ना, या आप इसको कंट्रोल सेट कर देते हैं, एक मिनट, ये मिरर था ना, तो इस मिरर के लिए आप क्या करें कि इस मिरर को यहाँ से रोटेट करा के इसको उल्टा कर दें। ठीक है, ये आपने इन्वर्ट कर दिया, इसके साइज़ को भी आपने रिड्यूस कर दिया। और अब नाउ दिस मिरर इज प्लेसिंग इन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इट शोज़ कि अब मैंने जो पॉलिशिंग करनी है इसके अंदर, वो आप जानते हैं कि अब मैं जो इसे पॉलिश करूँगा वो मैं किस लोकेशन पे पॉलिश करूँगा, मैं अब पॉलिश करूँगा इसके बैक साइड के ऊपर। तो अब नाउ द बल्जिंग सरफेस इज़ यूज टू डू व्हाट, बल्जिंग सरफेस जो है वो अब इस्तेमाल होगी किसके लिए, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना परफॉर्म कराने के लिए। तो अब आप बताइए, ये आपके पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आपके पास आएगा पोल, और फोकस जो होगा वो यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि दिस इज अ मिरर विच इज यूज टू परफॉर्म रिफ्लेक्शन, बट दिस रिफ्लेक्शन इज अ डाइवर्जेंस, यानी कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो होगी वो डिस्पर्शन होगी, डाइवर्ज हो जाएंगी रेज, स्ट्राइक करने के बाद डिस्पर्स हो जाएंगी, बिखर जाएंगी रेज, एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ट। अगर मैं ये कहूँ कि बीम ऐसे आने के बाद फोकस की तरफ आ जाएगी तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए, मैं अभी आपको बना के बताता हूँ यहाँ पर कि मैं पहली बीम जो है वो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ और इसको ड्रॉ करता हूँ और स्ट्राइक कराता हूँ इससे, तो बताइए रिफ्लेक्शन कभी भी एफ़ की तरफ नहीं होगी, बल्कि रिफ्लेक्शन किसकी तरफ चली जानी चाहिए, रिफ्लेक्शन जो है वो चली जाएगी किसकी तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। इसको हमेशा डाइवर्ज, ये तो एक कॉमन सेंस ये कह रही है कि जब आपके पास बल्जिंग सरफेस है तो रिफ्लेक्शन कभी नीचे की तरफ नहीं होगी। बल्ज होने का मतलब क्या है कि ये किसी भी डायरेक्शन में, चाहे यहाँ पर आ जाए, चाहे यहाँ पर आ जाए, चाहे यहाँ पर, किसी भी डायरेक्शन में। लेकिन होता क्या है कि हम इसको रिफ्लेक्ट यहाँ से नहीं, अब मुझे तो नहीं पता ना किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, तो इसको जज करने के लिए किया ये जाता है कि आप सबसे पहले ये देखें कि इफ़ दिस डिस्टेंस, ये जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है फोकस का, फोकस इस मिरर के बैक साइड के ऊपर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर भी आप फोकस पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर भी ले लेते हैं। ये तो आपके पास आउटसाइड द मिरर फोकस है, ये इनसाइड द मिरर फोकस कहलाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो फोकस देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर आना तो असल में इधर ही चाहिए, तो फोकस ये वाला पॉइंट हो गया, फोकस इनसाइड द मिरर, ये वाला पॉइंट हो गया फोकस का। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये किस एंगल पर डाइवर्ज करेगी, इसको जज करने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि अब आप क्या करेंगे, ये जो बैक साइड ऑफ द मिरर फोकस है, यहाँ से आप रे को ओरिजिनेट करेंगे और आपको नज़र आएगा कि ये रे जो है वो इस डायरेक्शन में क्या हो रही होगी, डाइवर्ज हो रही होगी, यानी कि द रे इज स्ट्राइकिंग एट दैट पॉइंट एंड रिफ्लेक्ट बैक इन दिस डायरेक्शन। But how to attain this direction? If we proceed it at the back of the mirror, so it
ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फोकस, मुझे ऐसा लगेगा कि ये फोकस से क्या हो रही है ओरिजिनेट, तो इसका मतलब क्या है, इफ द बीम इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट विल डाइवर्ज, ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज होगी। लेकिन डाइवर्जेंस के लिए आप क्या करेंगे, इट स्टार्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द फोकस ऑफ दैट मिरर, तो मैं यहाँ से ओरिजिनेट करूँगा तो ये स्ट्रेट लाइन ही इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगी। तो पहली बीम तो आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। सेकेंड बीम के लिए आपके पास, आपको पता है कि नाउ वी विल स्ट्राइक इट, अब मैं इसे स्ट्राइक कराऊंगा कहाँ से, वी विल स्ट्राइक इट एट द पोल ऑफ द मिरर, अब मैं इसे पोल ऑफ द मिरर पे स्ट्राइक कराऊंगा, तो यहाँ पे स्ट्राइक कराने के बाद सेम एंगल से यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक, आपको पता है कि व्हेन द रे स्ट्राइकिंग एट द पोल, तो वही सेम एंगल के ऊपर ये क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अब बताइए इन दैट केस, अगर मैं अब इस केस को देखूं तो इसके अंदर फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग बीम, ये आपके पास पहली रिफ्लेक्टिंग बीम है, ये फर्स्ट वन है, और ये सेकंड रिफ्लेक्टिंग, दीज टू बीम्स आर अगेन डाइवर्जिंग, यहाँ पर भी क्या होती है, ये दोनों क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। दिस इज द रीजन दिस विल मिरर कॉन्वेक्स मिरर, ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इट इज सेड टू बी अ डाइवर्जिंग मिरर। इस मिरर को मैं कौन सा मिरर कहता हूँ, डाइवर्जिंग मिरर कहता हूँ। अब ये देखिए एक बीम तो ऐसे आ गई, तो अब मैं क्या करूँगा कि सेकेंड बीम को भी मैं इसके साथ, ये वाली जो बीम आ रही है डाइवर्जिंग, इसको भी मैं बैक के ऊपर क्या करूँगा, प्रोसीड करूँगा। तो देखिए इस बीम को अगर मैं यहाँ से उठाऊँ और बैक के ऊपर मैं इसे प्रोसीड करूँ, तो आप देखेंगे कि ये इस लोकेशन पे, यानी कि इसको मुझे थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, ये तो ये इस लोकेशन पे यहाँ पे मिल रही होंगी आपस में, यानी कि अगर मैं इसी बीम को बैक के ऊपर प्रोसीड करूँ तो आपके पास ये लोकेशन आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये भी डाइवर्जिंग बीम है, ये भी, इफ़ वी प्रोसीड इट एट द बैक एंड वी प्रोसीड इट एट द बैक, तो इट विल मीट एट दैट पॉइंट, और जिस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे होंगे उस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट, इमेज बन जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। तो दिस इज़ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये इमेज जो है वो इस तरीके से बनेगी। अब अगर आप इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, यहाँ पे मैं क्या करूँ, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट प्लेस किया जा रहा है एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर प्लेस किया जाए, तो देखिए इमेज जो बनेगी इसकी, यहाँ पे अगर आप देखें पॉइंट्स अगर आप यहाँ पे बनाएं तो आप देखेंगे कि इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ बनेगी, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, दोबारा से बिहाइंड मिरर। अगर मिरर के बिहाइंड बन रही है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। लेकिन एक और ख़ास बात क्या है, ये नॉन मैग्नीफाइड है। आप देखिए इसका साइज़ जो है, इसका साइज़ जो है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में क्या है, छोटा है। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल होगी और नॉन मैग्नीफाइड होगी और अपराइट होगी। कैसी होगी बेटा, अपराइट होगी। तो वही वाली बात हो गई कि अब बताइए इसमें ख़ास बात यह है कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन में कि इससे पहले आपने कॉन्केव के अंदर तो बहुत सारी लोकेशंस देखी थी ना। नाउ इफ़ वी आर प्लेसिंग दिस ऑब्जेक्ट, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाऊँ और उठा के यहाँ रखूँ तो भी मेरे पास बिल्कुल सेम रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ रखूँ तो भी इमेज ऐसे ही छोटी बनेगी। अगर मैं यहाँ से यहाँ रख दूँ तो भी इमेज क्या बन रही होगी, छोटी बन रही होगी। अगर मैं क्लोज रख दूँ तो भी इमेज क्या बनेगी, अपराइट बनेगी, बिहाइंड द मिरर और छोटी बनेगी। यानी कि ये मिरर ऐसा है कि जिसमें रेस कभी भी कन्वर्ज नहीं होंगी, हमेशा क्या हो रही होंगी, डाइवर्ज। तो इसके ऊपर इमेज इज ऑलवेज बी फॉर्म्ड एंड अपराइट, नॉन मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज। यानी कि किसी भी लोकेशन पे इफ वी आर प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट, फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, image should be small in size, upright and virtual, and it is found behind the mirror। तो बस इसको यहीं तक